अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एम आई ऑडिबल विजिबल? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है, दैट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ठीक है, तो हमने डिस्कस डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को, कि किस तरीके से हम वायरसेस को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। अच्छा भाई देखो, वायरसेस को क्लासिफाई करने के कई सारे तरीके हैं। ऑब्वियस ही बात है, आप वायरसेस को क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ किस ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर रहे हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो देयर आर थ्री बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वायरस की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। ठीक है, किसको इन्फेक्ट कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। किस ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर रहा है, उसकी बेसिस पे वायरस तीन तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चार्ट ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये टेबल देखो जल्दी से। ठीक है भाई, तो वायरस वायरस हमारे पास तीन तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। एक वायरस वो होगा जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, जिसे आप नाम दे सकते हो फाइटो। फाइटो कहते हैं प्लांट को, फाइटो फेज। फेज खाने वाला, तो प्लांट को खा रहा है या प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, तो फाइटोफेज। अब अगर यही वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करेगा, एनिमल को कहते हैं जू, और खाने को कहते हैं फेज, तो जूफेज। और अगर ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, तो नाम होगा बैक्टीरियो फेज। अब हमारे पास तीन तरह के वायरसेस हो गए, फाइटोफेज, जूफेज और बैक्टीरियोफेज। अब दोनों इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है, इनको हमने देखना है। देखो याद रखना कि हमारे पास जितने भी प्लांट वायरसेस हैं, मेजरली वो आरएनए वायरस है। कौन से वायरस है? आरएनए वायरसेस है। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली कहा यह जाता है कि 2000 के करीब जो है वो आपके पास फाइटो वायरसेस मौजूद है। अगर मैं जू वायरसेस की बात करूं, जू फेजेस की बात करूं, नॉट वायरसेस, जू फेजेस की बात करूं, जिन्हें आप एनिमल वायरसेस कहते हो, तो यहां पे आपको डीएनए भी मिलेगा और यहां पे आपको आरएनए भी मिलेगा। तो यहां पे आपको दोनों मिलेंगे। तीसरा हमारे पास आता है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज के बारे में याद रखना, ये हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस होंगे। चलो, ये हमारे वायरस की बेसिक क्लासिफिकेशन। अब अगर आप इनका शेप देखोगे, तो इनका जो कैप्सिड है ना, वो रॉड शेप होता है। कैप्सिड कैसा होता है?
रॉड शेप। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली जो जू फेजेस होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं। कोविड की आपने पिक्चर देखी होगी, कोविड कैसा था? स्फेरिकल था। ये स्फेरिकल होता है। जबकि बैक्टीरियोफेज का एक एक अलग ही ज्योमेट्री होती है और वो हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली ये कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में फॉल करता है। ये टैडपोल शेप कह सकते हो आप। अभी हम इनको देखेंगे भी। दे आर टैड पोल शेप। ठीक है, अब आ जाओ इनकी एग्जाम्पल्स के ऊपर। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्लांट वायरसेस की एग्जाम्पल दो। हमारे पास आएगा टोबैको मोजाइक वायरस, और बोलो कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस। ठीक है, और भी कई सारी तरह के हो सकते हैं, बस आपने फिलहाल इन दो के नाम याद है। जू जू फेजेस के अंदर तो आप बहुत सारी एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल दो। सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल कोविड, 19, फिर मीजल्स, देन मम्स, देन रुबेला। बहुत सारे वायरसेस की एग्जाम्पल दे सकते हो, बट हमारे लिए सब काफी है। अच्छा, देन हमारे पास बैक्टीरियोफेज के अंदर दो तरह के बैक्टीरियोफेज होते हैं। एक को हम कहते हैं टी फेज और एक को हम कहते हैं लैम्डा फेज। इन दोनों को हम पढ़ेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड की बेसिस पे हम वायरस को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हाँ, यहां लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड की बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। अच्छा भाई, अब चलो कैप्सिड की बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। अगेन हम एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट के अंदर, ठीक है, जल्दी से हम चार्ट बनाएंगे। चलो, अब इस चार्ट के अंदर हम कैप्सिड के शेप की बेसिस पे, ये कैप्सिड के बेसिस पे वायरस को क्लासिफाई करेंगे। चलो, सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे कैप्सिड, और यहां पे हम लिखेंगे उसके वायरसेस। तो सबसे पहले हमारे पास जो बहुत सिंपल है, दो शेप मैंने आपको पढ़ाए थे। नंबर वन हेलिकल, हेलिकल। हेलिकल की एग्जाम्पल क्या थी? टोबैको मोजाइक वायरस, पढ़ चुके हैं। फिर आ जाओ, हम बात करते हैं पॉलीहीड्रॉन की। अब सर ये पॉलीहीड्रॉन क्या होता है, और मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट।
ठीक है। अच्छा, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं पिक्चर ले आता हूँ ताकि आपको याद आ जाए सब। अच्छा भाई, ये देखते जाना शुरू, ठीक है। अब ये थोड़ी सी पिक्चर ब्लर है, बट कोई मसला नहीं है, हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। ये देखते जाना, थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो अब तो अगली शेप है कैप्सेट की, वो है पॉलीहीड्रॉन, ठीक है। पॉलीहीड्रॉन इज जस्ट लाइक आइकोसाहीड्रल। तो इसकी एग्जांपल के अंदर आपके पास एडेनो वायरस आ जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है टैडपोल। तो टैडपोल की मैंने अभी आपको कहानी बताई, टैडपोल वायरस का क्या नाम था, मतलब टैडपोल शेप वायरस का क्या नाम था, सिंपल बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज। फिर आ जाओ एनवेलप्ड वायरस के ऊपर। एनवेलप की एग्जांपल दे दो मुझे जल्दी से, ये हम पढ़ चुके हैं। एनवेलप्ड वायरस की एग्जांपल क्या है? हाँ भाई, इन्फ्लुएंजा वायरस, फ्लू नहीं कहते भाई, गलत कह रहे हो, इन्फ्लुएंजा। एक और एग्जांपल दे सकते हो? एनीवन? कोई और एग्जांपल? कोविड। कोविड, शाबाश, ठीक है। फिर आ जाओ स्पाइरिकल वायरसेस के ऊपर। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, ठीक है। और द लास्ट वन इज सर्कुलर। तो सर्कुलर के अंदर हमारे पास आ जाएगा HIV। HIV बोले तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये तो हो गए हमारी दो क्लासिफिकेशन, लेकिन अब जो आ रही है ना क्लासिफिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको तो आपने हर हाल में याद रखना है। एंड दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। जीनोम की बेसिस पे क्लासिफिकेशन, जीनोम इज द टोटल जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये सबसे पहले दी थी हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था डेविड बाल्टीमोर, ठीक है। डेविड बाल्टीमोर, इसीलिए इसे बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन उन्होंने दी थी 1971 के अंदर, और इसको बाद में मॉडिफाई भी किया गया तकरीबन कोई आपका 2018-19 के अंदर। इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी किया गया है, बट आपने याद रखना है डेविड बाल्टीमोर ने क्लासिफिकेशन दी थी और क्या कहानी थी। याद रखना, डेविड बाल्टीमोर ने वायरस को क्लासिफाई किया था 7 ग्रुप्स के अंदर। कितने ग्रुप्स के अंदर? 7 ग्रुप्स, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो इट्स द 7 ग्रुप्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। 7 ग्रुप ऑफ वायरसेस। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो। सबसे पहले आप लिखना DNA, फिर आप लिखना RNA, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगा अगला क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं DNA वायरसेस से। चलो,
चल यहां पे हम लिखते हैं डीएनए वायरसेस। तो डीएनए वायरसेस के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? मैंने आपको बताया था कि कोई भी जीनोम, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, या तो वो डबल स्टैंडर्ड होगा या वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा। तो डीएनए वायरस के अंदर जो सबसे पहली क्लास है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली exactly आपने ऐसी याद रखनी है भाई, क्योंकि ये डेविड बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली इसी तरीके से। क्लास नंबर 1 इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। अब देखो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में कहानी बहुत सिंपल। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस के अंदर कहानी क्या सिंपल है भाई? वायरस के पास है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो वायरस क्या करेगा? वायरस को दो काम करने हैं। एक तो अपनी मर्जी का प्रोटीन बनाना है, दूसरा खुद को रेप्लिकेट करना है, और एक वायरस जो कि सेल के अंदर घुसा है उससे हजारों वायरसेस बनाने। बोलो भाई, यही कहानी है? बिल्कुल यही कहानी है। अब कहानी बहुत सिंपल सी है कि हमारे पास इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आपने बनाना है क्या? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूं। चलो, ये हो गया आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और इससे आप बनाने वाले हो मैसेंजर आरएनए जो आपका प्रोटीन बनाएगा। तो सवाल ये होता है, डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और फिर एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। सर कैसे याद रखें? डीएनए इज अ किताब, वो एक मखसूस कोड के अंदर लिखी हुई है। उस किताब को पहले कन्वर्ट किया जाता है आम जबान के अंदर। अब लेट सपोज वो अरबी जबान के अंदर कन्वर्ट हो गया, मुझे अरबी तो समझ में नहीं आती, देन आई हैव टू ट्रांसलेट इट। तो बॉडी को डीएनए की जबान पहले एक लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करनी होती है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हो, और फिर इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाना होता है जो बेसिकली काम करता है आपकी बॉडी के। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको क्या बताया? डीएनए से बनेगा मैसेंजर आरएनए। किसकी मदद से? भाई ट्रांसक्रिप्शन होती है एंजाइम की मदद से। ये एंजाइम कहां से आएगा? ये एंजाइम आएगा आपके होस्ट सेल से। सवाल ये होता है उस एंजाइम का नाम क्या होगा? एंजाइम का नाम क्या होगा? कोई बता सकता है? बोलो भाई। नहीं, ट्रांसक्रिप्टेज नहीं। हाँ, पॉलीमरेज होगा। शाबाश, पॉलीमरेज होगा। अब वो डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, इसकी क्लासिफिकेशन आप ऑलरेडी डीएनए और डीएनए वाले चैप्टर, क्रोमोसोम एंड डीएनए वाले चैप्टर के अंदर। तो खैर, तो इसका मतलब ये है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस वो वायरस है जिसके अपने पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और वो ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा? मैसेंजर आरएनए बनाएगा, जो आगे जाके प्रोटीन बनाएगा और रेप्लिकेशन का काम करेगा। सही है। अब ये तो होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। सर आप इसकी एग्जांपल नहीं बता रहे, अभी बताऊंगा। पहले आप जरा दोनों क्लासेस को पढ़ लो। क्लास नंबर 2 क्या होगी भाई? क्लास नंबर 2 बहुत आसान है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, तो मुझे बताओ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या आपका मैसेंजर आरएनए बन जाएगा? आप कहोगे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से आपको बनाना पड़ेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और फिर आगे की कहानी सेम रहे।
तो इसका मतलब ये है कि इस स्टेप के अंदर, इन वायरसेस के अंदर, पहले आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना और बाकी की कहानी सेम। अब सर आपकी बात तो समझ में हमें आ जाती है, आपकी बात हमें समझ में आ जाती है। अब हमें जरा क्लासिफिकेशन, अब हमें एग्जांपल्स बता दें कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं डीएनए वायरसेस की। देखो याद रखना, वायरसेस को किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई नहीं करते, वायरसेस की फैमिलीज होती हैं। अब वो कौन कौन सी वायरसेस है, देखो मेरी बात सुनना, मैं यहाँ पे डीएनए वायरसेस लिख रहा हूं, इसको ऐसे ही याद रख लें, इसको एग्जैक्टली ऐसे याद रखना जैसे मैं बता रहा हूं, सही है, तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप लिखो 4P, 1 2 3 4, 4P लिखो। कितने पी लिखे? 4P। फिर आपने लिखने 2H, और फिर आपने लिखना है ए। अब सुनो, 4P लिखो, 2H लिखो और ए लिखो। पहले पी का नाम है परवो वायरस। ये फैमिली है भाई, ये अकेला वायरस नहीं है, परवो वायरस की पूरी एक फैमिली है। अब इसके अंदर कौन से वायरस आते हैं मैं अभी बताऊंगा, परवो वायरस। देन अगले पी से आपने क्या लिखना है? अगले पी से आपने लिखना है पॉलीओमा वायरस। अगले पी से क्या लिखना है? पैपिलोमा। अगले पी से क्या लिखना है? पॉक्स। ये हो गए 4P, सही। अब आ जाओ 2H के ऊपर। 2H से क्या लिखना है आपने? सबसे पहले हर्पीस, और दूसरे एच से क्या आएगा? हिपैडना। हिपैडना। सर आप ये वायरस की फैमिली से क्यों याद करवा रहे? क्योंकि ये याद करना आसान है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल वायरस याद करना। और ए से क्या आएगा? एडेनो। ये तो हो गई वायरसेस की फैमिलीज। अब इसके अंदर इंडिविजुअल वायरसेस के नाम आपने याद रखने। परवो, अच्छा अब याद रखना, ये जो सबसे पहला आपने पी लिखा था ना, परवो, सिर्फ यही क्या होता है? सिर्फ यही आपके पास क्या होता है भैया? तो बता सकता है? नॉर्मली डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। नॉर्मली डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो इसका मतलब ये बाकी तमाम वायरसेस क्या होंगे? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे, जबकि सिर्फ और सिर्फ पर्वो वायरस क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड। याद रखना, ये जो पर्वो लिखा है ना, सिर्फ ये जो है वो क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। बाकी तमाम वायरसेस क्या है? डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता है। सिंपल हो गया, सिंपल आसान। अब आ जाओ इसकी एग्जाम्पल्स के ऊपर। अब आ जाओ इसकी एग्जाम्पल्स के ऊपर। इसकी एग्जाम्पल्स क्या है, सुनते जाओ। सबसे पहले हमारे पास पर्वो वायरस की एग्जाम्पल क्या आ जाती है? पर्वो वायरस की एग्जाम्पल क्या आ जाती है? पर्वो वायरस के अंदर हमारे पास आ जाता है, अच्छा ये वायरस का नाम, पर्वो वायरस की फैमिली का नाम भी याद रखो तो चलेगा, लेकिन मैं बता देता हूं। इस पर्वो वायरस की फैमिली के अंदर एक वायरस आता है जिसे आप कहते हो B19 वायरस, ठीक है। और सिर्फ यही क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड है, ये याद रखना है। फिर आ गया पॉलीओमा। पॉलीओमा के अंदर आपने क्या याद रखना है? पॉलीओमा के अंदर नाम ना याद रखो तब भी चलेगा, लेकिन याद रख लो तब भी चल जाएगा। जेसी वायरस आता है, जेसी वायरस। फिर पैपेलोमा। पैपेलोमा वायरस इज इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आता है HPV, ह्यूमन पैपेलोमा वायरस। ह्यूमन पैपेलोमा वायरस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये करवाता है सर्विकल कैंसर। कौन सा सर्विक्स? जो आपके वजाइना के वजाइना का जो लोअर पार्ट, जो आपका यूट्रस का लोअर पार्ट है ना, वो जो सर्विक्स है, उसमें कैंसर कॉज करता है। दैट इज द ह्यूमन पैपेलोमा वायरस, ठीक है। ये आपने याद रखना है। पॉक्स वायरस के अंदर क्या याद रखना है भैया? पॉक्स वायरस के अंदर आपने याद रखना है स्मॉल पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस। और भी कई सारे होते हैं, बट आप एक एक भी याद रख लो तो चलेगा। जिसमें दो बताऊं उसमें दो याद रखना है। फिर आ जाओ हर्पीस के अंदर। हर्पीस के अंदर कौन से वायरस आएंगे? चलो ये तो बता दो मुझे जल्दी से।
हर्पीस के अंदर कौन से आएंगे, बोलो भैया, हर्पीस के अंदर कौन से आएंगे? मुझे एग्जाम्पल चाहिए, हर्पीस तो बहुत आसान है। यस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस एक करवाता है ओरल हर्पीस और एक करवाता है जेनाइटल हर्पीस। क्लास 1 करवाती है ओरल हर्पीस, क्लास 2 करवाती है जेनाइटल हर्पीस। फिर हमारे पास आता है HSV आ गया, फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास आता है वर्सेला जोस्टर वायरस, वर्सेला जोस्टर वायरस, वर्सेला जोस्टर वायरस जो चिकन पॉक्स करवाता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है CMV वायरस, साइटोमेगालो वायरस। ठीक है, साइटोमेगालो वायरस भी कैंसर कॉजिंग वायरस है। लेकिन अगर आपने ये दो भी याद रख लिए ना, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस और वर्सेला जोस्टर वायरस, जो चिकन पॉक्स कराता है और शिंगल्स करवाता है, काफी है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है हिपैडना। हिपैडना के अंदर याद रखना, हिपैडना के अंदर हमारे पास एक ही वायरस आएगा, उसका नाम है हैप बी वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस। ये इंपॉर्टेंट है। अब इस पे मैं एक स्टार बना रहा हूं, क्यों स्टार बना रहा हूं वो मैं आगे आपको बताऊं। सही है? और ए से क्या आएगा भैया, एडिनोवायरस। कि तो एडेनोवायरस को तो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो एग्जैक्टली लिखा हुआ है, एडेनोवायरस फैमिली के अंदर एडेनोवायरस आएगा। यहां तक क्लियर है भैया, इतना याद हो जाएगा ना? बोलो भैया, इतना याद हो जाएगा? चलो, यस, तमाम डीएनए वायरसेस है, और इसके अंदर सिर्फ पर्वो वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, बाकी सारे डबल स्ट्रैंडेड। अब आ जाओ क्लास 3 के ऊपर। क्लास 3 हमारे पास अगेन यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगा, आरएनए वायरसेस शुरू हो जाएंगे। अब हमारे पास हमारी बात होगी आरएनए से। आरएनए वायरस के अंदर भी कहानी वही रहेगी। सबसे पहले मैं आरएनए वायरस के अंदर बात करूंगा, बहुत आसान है, वहां पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस था, यहां पे क्या होगा भाई, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्लास 3। क्लास 3 में क्या आ गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। देखो याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट ना डीएनए वायरस के नाम है, डीएनए वायरस के नाम याद हो गए ना, उसके अलावा कोई भी वायरस का नाम लिया जाएगा आप सिंपली उसको आरएनए वायरस को। अच्छा, अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के अंदर क्या कहानी है भाई, देखो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की कहानी बहुत सिंपल है। इसका जो आरएनए है ना वो डबल स्ट्रैंडेड है। कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद है। अब इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को आप मैसेंजर आरएनए के तौर पे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को पहले आपने कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, पहले आपने कन्वर्ट करना होगा सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए के अंदर। तो इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को आप कन्वर्ट करोगे मैसेंजर आरएनए के अंदर, जो बाय डिफॉल्ट सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सही, बाय डिफॉल्ट सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और फिर ये आपका मैसेंजर आरएनए या तो ट्रांसलेशन करेगा और अपनी मर्जी का प्रोटीन बनाएगा, और जाहिर सी बात है वायरस को खुद को रेप्लिकेट भी तो करना है, तो ये रेप्लिकेशन के अंदर भी काम आएगा। अब इसकी एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना सिर्फ एक फैमिली ऐसी है, सिर्फ एक फैमिली, जो कि आपकी क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्योंकि आरएनए नॉर्मली कैसा होता है, आरएनए नॉर्मली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो एक फैमिली का नाम याद रख लो, वो है आपका रियो वायरस। ठीक है, तो रियो वायरस की जो फैमिली है ना वो, अब ये देखो यहां पे इन्होंने चालाकी की है, यहां पे पूरी फैमिली का नाम उठा के लिख दिया रियो फैमिली, एक पूरी फैमिली है, एक पूरी पूरी फैमिली है रियो फैमिली। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा चालाकी का काम किया। आप बेहतर है कि इसी तरीके से याद रखो रियो वायरस। अब रियो वायरस के अंदर जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वायरस आता है वो है रोटा वायरस। ये रोटा वायरस ना डायरिया वगैरह कॉज करवाता है, इतना भी याद कर लो काफी। ठीक है, अब आ जाओ हमारे पास क्लास 4।
क्लास 4 क्या होगी, पता है किसी को? एनीवन? सिंगल स्टैंडर्ड? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। लेकिन यहां पे कहानी में है एक ट्विस्ट। देखो, आपको पता है कि हमारा मेन मकसद क्या है, मैसेंजर आरएनए बनाना। अब हो सकता है वायरस जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए लेकर आ रहा है वो इस काबिल हो कि वो डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम कर ले, और हो सकता है वायरस जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए लेकर आ रहा हो वो इस काबिल ना हो कि वो डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम आए, पहले उसको मैसेंजर आरएनए के अंदर कन्वर्ट करना पड़े। तो इसी बेसिस के ऊपर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। अब ये पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस का मतलब क्या, पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंस की। पॉजिटिव सेंस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आ रहा है ना, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डायरेक्टली काम करेगा, डायरेक्टली वर्क एज मैसेंजर आरएनए, डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करेगा। मुझे इसको मैसेंजर आरएनए के अंदर कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ किताबें इसे पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी लिखती है, तो हम चलो उन्हीं को फॉलो कर लेते हैं। यहां पे हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? देखो, इसकी एग्जाम्पल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जाम्पल याद रखनी है। इसकी एग्जाम्पल्स क्या है? इसकी एग्जाम्पल के अंदर एक वायरस की फैमिली आती है, इस फैमिली का नाम याद ना भी रखो तो चलेगा, लेकिन इसके इसके जो अंदर वायरसेस आते हैं ना वो याद रखना बहुत जरूरी है। इस वायरस के अंदर जो आती है कहानी, वो क्या आती है भाई, पता है किसी को? एनीवन? वैसे तो और भी कई सारे हैं, बट आपकी बुक के अंदर जो नाम लिखे हुए हैं वो है फ्लेवी वायरस की फैमिली। अब ये जो फ्लेवी वायरस है ना, इसके अंदर कौन कौन से वायरस आ जाते हैं? अब ये आपकी बुक बनाने वालों ने इंतहाई अजीब सा काम किया है कि कहीं फैमिली का जिक्र किया है, कहीं अलग अलग वायरस का जिक्र किया है। तो आप बेहतर है कि आप दोनों चीजें याद रखो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फ्लेवी फ्लेवी वायरस फैमिली। अब फ्लेवी वायरस फैमिली के अंदर कौन से वायरसेस आ जाते हैं? फ्लेवी वायरस फैमिली के अंदर आपके पास येलो, फ्लेवी वायरस फैमिली के अंदर आपके पास, हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वायरस आता है जिसे आप कहते हो डेंगी वायरस। डेंगी वायरस। और आता है जिसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है जिसका नाम आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस सी वायरस। याद रखना है, हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। उसके अलावा अ, उसके अलावा हमारे पास और भी कई सारे वायरसेस आते हैं, जैसे एक फैमिली है पिकॉर्नो वायरस की फैमिली, ठीक है, पिकॉर्नो वायरस फैमिली। अब इस पिकॉर्नो वायरस फैमिली के अंदर आपके पास कौन से वायरसेस आए थे? पिकॉर्नो वायरस फैमिली के अंदर आपके पास पोलियो वायरस, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आ जाता है राइनो वायरस। एक और नाम बता दो इसका, ये तीनों नाम इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके तीनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, एक और नाम है इसका, हेपेटाइटिस ए वायरस। तो हेपेटाइटिस ए वायरस पीसी के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक और है, कोरोना वायरस फैमिली। तो कोरोना भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। कोरोना वायरस, कोविड-19 इसके अंदर आ जाएगा। कोरोना वायरस एक फैमिली है, उसके अंदर बहुत सारे वायरसेस हो सकते हैं, बट अभी कोविड ही याद रखो। इतना क्लियर है भाई?
अब आ जाओ आगे। अब आ जाओ क्लास नंबर, कितनी क्लासेस पढ़ ली हमने? 4। पांचवी क्लास पढ़ते हैं हम जल्दी से। पांचवी क्लास में हमारे पास क्या मौजूद है? पांचवी क्लास में हमारे पास मौजूद है सिंपल नेगेटिव सेंस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। चल, अब नेगेटिव सेंस का मतलब क्या है? नेगेटिव सेंस की कहानी बहुत सिंपल सी है। नेगेटिव सेंस की कहानी इतनी आसान है कि आप उसको आराम से याद रख सकते हो। नेगेटिव सेंस का मतलब ये है कि ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आएगा ना, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आएगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इस काबिल नहीं है कि इसे आप डायरेक्टली इस्तेमाल करो। कैसे? मैसेंजर आरएनए के तौर पर। तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इनटू इनटू व्हाट? इनटू मैसेंजर आरएनए। तो पहले आप इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को कन्वर्ट करोगे मैसेंजर आरएनए के अंदर, और फिर बाकी का काम सेम रहेगा। सही, सेम कहानी रहेगी। तो फर्क सिर्फ इतना है नेगेटिव सेंस के अंदर और पॉजिटिव सेंस के। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी आपकी किताब ने फैमिली इस्तेमाल कर दी है। मतलब किताब बनाने वाले या तो पागल है, या मतलब समझ में नहीं आता कि किस तरीके से ये लोग बुक बनाते हैं। या तो फैमिली का जिक्र करो या इंडिविजुअल वायरस का जिक्र करो, लेकिन हम दोनों जिक्र करेंगे क्योंकि दोनों एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। एक है रैप्डो वायरस की फैमिली, और एक है हमारे पास पैरामाइक्सो वायरस की फैमिली। अब रैप्डो वायरस और पैरामाइक्सो वायरस के अंदर कौन कौन से वायरसेस आ जाते हैं, इनको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामाइक्सो वायरस की। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है मीजल्स। मीजल्स, दो नाम याद रख लो बस। और मम्प्स। मीजल्स क्या होता है, जिसे आप उर्दू में खसरा कहते हो। और मम्प्स क्या होता है, जिसपे पैरोटाइटिस हो जाता है। पैरोटिड ग्लैंड जो है ना, वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। जो स्लाइवरी पैरोटिड ग्लैंड है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये दो नाम आपने याद रखने हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है? उसके अलावा हमारे पास रैप्डो फैमिली का वायरस है, जिसके अंदर रेबीज आ जाता है। सही है, ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा, ये मीजल्स एंड मम्स आएगा पैरामाइक्सो वायरस के। तो ये यहाँ पे लिखो। ठीक है, रैप्डो फैमिली के अंदर अब आपके पास क्या आ जाएगा? रैप्डो फैमिली के अंदर आपके पास आ जाएगा रेबीज। रेबीज क्या होता है पता है किसी को? एनीवन? यस, नॉर्मली डॉग बाइट से हो रहा होता है। एक और फैमिली आती है इसके अंदर, वो फैमिली है इन्फ्लुएंजा वायरस की फैमिली। तो कोई बता सकता है इन्फ्लुएंजा वायरस की फैमिली का नाम क्या है? ऑर्थोमाइक्सो वायरस। ठीक है, ऑर्थो माइक्सो वायरस फैमिली। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो ऑर्थोमाइक्सो वायरस के अंदर मुझे वायरस का नाम बताने की तो जरूरत नहीं है, कल हमने पढ़ा था। कौन सा वायरस है भाई? जल्दी बताओ। एनीवन? इन्फ्लुएंजा। अच्छा, अब एक बात याद रखना, ये तीनों वायरसेस की फैमिली, ये तीनों वायरसेस की फैमिली कैसी है? एनवेलप्ड है। ये तीनों वायरसेस की फैमिली एनवेलप्ड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसीलिए मैं यहां पे अलग से लिखा है इसे। चलो, अब आ जाते हैं हम आगे। और अब हम बात करते हैं, अब दो अलग अलग ग्रुप्स हैं। अब हम बात करते हैं रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस की बात। अब ये रिवर्स,
इसको आहिस्ता आहिस्ता से इसीलिए लेके चल रहा हूं ताकि आपके जहन में एक एक चीज क्लियर हो। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस, ठीक है। अब रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस का मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? डीएनए से आरएनए का बनना। भाई डीएनए इससे आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। इससे आरएनए का बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। अगर मैं इस प्रोसेस को उल्टा कर दूं, बजाय डीएनए से आरएनए बनाने के मैं आरएनए से डीएनए बनाऊं, इसे क्या कहोगे? उल्टा हो गया। इसे कहोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सही है। इसे क्या कहोगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होगा, उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब इसके अंदर दो वायरसेस आते हैं, दो फैमिलीज आती हैं। अब तक हमने कितनी फैमिलीज पढ़ ली भाई? 5 पढ़ ली, 2 रह गई हैं। 7 फैमिलीज थी, 2 रह गई हैं। एक फैमिली वो है जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, क्लास 6। क्लास 6 के अंदर क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विद डीएनए इंटरमीडिएट। सर इसका मतलब क्या है? आओ आसानी से इसका मतलब समझते हैं। बहुत आसान मतलब है इसका तो। भाई आसान मतलब कैसे? देखो, आपके पास है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से पहले आपने बनाना है डीएनए। तो डीएनए बनाने के लिए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से डीएनए बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक एंजाइम लगाना पड़ेगा, जिस एंजाइम का नाम है क्या भैया? जिस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और फिर ये बना लेगा डीएनए। इस डीएनए को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, या डीएनए भी कह लो, चलो चलता है, डीएनए कह लो। अब ये डीएनए काम कैसे करेगा? ये डीएनए काम करेगा होस्ट के डीएनए के साथ कंबाइन करके। लेट सपोज ये होस्ट का डीएनए, एग्जांपल दे रहा हूं, चलो ऐसे नहीं, इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं। ये होस्ट का डीएनए, ठीक है, और ये इस होस्ट के डीएनए के साथ कंबाइन कर जाएगा। और जब ये होस्ट के डीएनए के साथ कंबाइन कर जाएगा, फिर ये क्या करेगा? फिर ये अगेन वही मैसेंजर आरएनए बनाएगा और सारी कहानी सेम है। इन वायरसेस की फैमिली का नाम है, इसकी क्लासिफिकेशन अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ याद रखो ना रखो, इसको जरूर याद रखना। दिस इज रेट्रोवायरस फैमिली। अगेन इन्होंने फैमिली का जिक्र किया। तो रेट्रोवायरस फैमिली के अंदर कौन कौन से वायरसेस आ जाते हैं भाई? जल्दी बताओ। रेट्रोवायरस के अंदर कौन से आ जाते हैं वायरस हमारे पास? HIV। और एक और वायरस का नाम बता दो। ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस, HTLV। ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस, ठीक। ये दोनों याद रखने हैं। फिर हमारे पास आखिरी क्लासिफिकेशन है, आखिरी क्लास है, उसका नाम है क्या भाई? उसके नाम है हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए विद आरएनए इंटरमीडिएट। अब इसका मतलब बता सकता है कोई मुझे? एनीवन? जल्दी से इसका मतलब बताओ। हाँ भाई, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इनके पास मौजूद है डीएनए। क्या मौजूद है भाई? इनके पास मौजूद है डीएनए, और वो डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड। बट ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए डायरेक्टली होस्ट के साथ कंबाइन नहीं कर सकता।
इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से पहले इन्हें बनाना पड़ेगा क्या? इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से पहले इन्हें बनाना पड़ेगा आरएनए, और फिर ये आरएनए रिवर्स ट्रांसक्राइब करके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा। देखो जरूरी नहीं है कि इनके पास ये जो डीएनए है ये डायरेक्टली जो है वो क्या कर जाए, होस्ट के डीएनए के साथ कंबाइन कर जाए, तो इनको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना पड़ेगा और बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे लिए अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, और इसकी एग्जांपल में याद करूं, मैंने एक डीएनए वायरस के ऊपर स्टैरिक बनाया था। वो कौन सा डीएनए वायरस था, पता है किसी को? यस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी वायरस का शुमार इस क्लास से हो। ठीक है भाई, हेपेटाइटिस बी का शुमार इस क्लास से होता है। यहां पे आके हमारी क्लासिफिकेशन खत्म हो जाती है। इसमें कोई मसला है तो मुझसे पूछ सकते हो। अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि सर क्या एक वायरस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो एनिमल को इन्फेक्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। एक वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वो एनिमल को कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से एक वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है वो प्लांट को कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ये याद रखना। सही है भाई। चलो, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? चलो, बैक्टीरियोफेज के बारे में याद रखना, बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है। फेज का मतलब है खाना, बैक्टीरियो, बैक्टीरिया को खाना। तो याद रखना, दीज आर द वायरसेस दैट किल बैक्टीरिया, दैट किल बैक्टीरिया। और हमने पढ़ लिया था कि इनके अंदर क्या मौजूद होता है, कौन सा जीनोम होता है। तो आपको पता है यहां पे हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए का जीनोम प्रेजेंट है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। दूसरी बात ये कि ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, ये दो तरह के होते हैं, याद रखना। मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में आती भी है और ये पास पेपर के अंदर मौजूद भी है, कि बैक्टीरियोफेज दो तरह का होता है। अब कौन सी दो तरह का होता है? एक होता है, ठीक है, जिसे आप कहते हो टी फेज, और एक होता है जिसे आप कहते हो लैम्डा फेज। सर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? आओ मैं आपको एक पिक्चर से वाजे करता हूँ। सी दिस पिक्चर। अब आएगी आपके सामने एक पिक्चर। सी दिस पिक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर। वाई? क्योंकि इससे आपकी क्लासिफिकेशन निकलेगी। अगर आप गौर से देखो तो इस टी फेज के पास ये क्या मौजूद है, ये बहुत सारी टेल फाइबर्स मौजूद है, जबकि यहां पे टेल फाइबर डेवलप्ड नहीं है। तो याद रखना कि टी फेज वो फेजेस होते हैं, टी फॉर टेल से याद रख लो ऐसे। तो टी फेजेस वो फेजेस होते हैं, वो बैक्टीरियोफेज होते हैं जिनके पास डेवलप टेल फाइबर्स मौजूद हैं, जबकि लैम्डा फेजेस के पास या तो टेल फाइबर है ही नहीं या लेस डेवलप। बस इतना याद कर लिया, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, अब हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वायरस का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। चलो आ जाओ बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के अंदर आपने एक बात तो याद रखनी है कि बैक्टीरियोफेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बट उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, सो here is the picture in front of your screen.
ओके, जस्ट वेट। चलो ये देखो, इस पिक्चर को हम ऊपर ले जाते हैं। सो सी दिस, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या मौजूद है? सबसे पहले हमारे पास मौजूद है हेड, ठीक है। सो हेड पोर्शन, ठीक है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास हेड। अब हेड को अगर आप देखो तो ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, दिस इज द हेड ऑफ द बैक्टीरियोफेज, और बाकी जितना कुछ नीचे नजर आ रहा है, दिस इज द टिप, ठीक है। अब हेड के अंदर क्या दो चीजें हो सकती है? अच्छा, बैक्टीरियोफेज के अंदर हेड के अंदर क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है भाई। हेड के अंदर आपके पास क्या होगा? कैप्सिड होगा। सबसे पहले तो कैप्सिड होगा ना। तो कैप्सिड किस शेप का है? कोई मुझे बता सकता है? पहले तो हेड का शेप बताओ। हेड का शेप कैसा है? पॉलीहीड्रल, पॉलीहीड्रल शेप है, पॉलीहीड्रल है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो पॉलीहीड्रल शेप है, दैट इज ड्यू टू कैप्सिड। और कैप्सिड किससे मिलकर बना है? कैप्सोमेयर से मिलकर बना है। तो कैप्सोमेयर, कैप्सोमेयर ने खुद को किस अरेंजमेंट में अरेंज किया कि ये जो हेड है ये पॉलीहीड्रल शेप के अंदर आ गया? जल्दी बताओ, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आइकोसाइड्रल शेप के अंदर। शाबाश, आइकोसाइड्रल शेप हो गई। अच्छा भाई, अब इस बैक्टीरियोफेज के हेड के अंदर क्या मौजूद है? सिंपल सी बात है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इस बैक्टीरियोफेज के हेड के अंदर मौजूद है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या मौजूद है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद। और इस डीएनए का फिर आगे बहुत सारे काम। फिलहाल ये आपने एक पार्ट याद रखा। अब हमारे पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द फेज टेल, जिसे आप सिर्फ टेल भी लिख सकते हो, चलेगा। तो टेल मैंने आपको बता दिया, जो कुछ नजर आ रहा है दिस इज द टेल। अब टेल स्टार्ट कहां से हो रही है? सबसे पहले ये देखो, ये हेड जहां पे खत्म हो रहा है ना, हेड को टेल से जोड़ने के लिए आपको क्या नजर आ रही है? कॉलर। क्या नजर आ रहा है भाई? कॉलर। तो कॉलर इज द पार्ट दैट कनेक्ट्स द हेड विद द टेल। फिर हमारे पास इस टेल के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक बाहर वाला पोर्शन होता है, एक अंदर वाला। कभी आपने कभी आपने स्प्रिंग को देखा है? स्प्रिंग कंप्रेस होता है। तो याद रखना कि ये जो टेल फाइबर है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो टेल फाइबर है इसका आउटर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और इनर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सर ये कॉन्ट्रैक्ट करना ना करना, इसका फायदा क्या है? देखो, आपको पता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहां पे। अब इसको, इस जेनेटिक मटेरियल को लेट सपोज इस सेल के अंदर डालना है, तो इसको इस डीएनए को यहां से निकाल के इंजेक्ट करना पड़ेगा यहां पे। और जाहिर सी बात है, ये डीएनए कैसे आएगा? जब वायरस इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि डीएनए जो है वो नीचे आए। तो ये जो बाहर वाले फाइबर्स होते हैं, टेल फाइबर्स, ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। और जो अंदर वाले होते हैं ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। ये याद रखना। फिर हमारे पास जो आखिरी चीज आती है ना, दैट इज द बेस प्लेट। अब ये बेस प्लेट क्या होती है? देखो, लेट सपोज ये आके सेल के ऊपर जमा हो गया, ठीक है। ये आके सेल के ऊपर क्या हो गया? चिपक गया। अब जब ये सेल के ऊपर चिपक गया, तो जाहिर सी बात है, इसको सेल को क्या करना पड़ेगा? पंचर करना पड़ेगा। सेल एक पूरा सेल है ना, उसको पंचर करेगा तभी तो ये डीएनए नीचे जाएगा।
तो यहां पे ये जो ये जो प्लेट लाइक सब्सटेंस मौजूद है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको आप कहते हो बेस प्लेट। लेट सपोज दिस इज द बेस प्लेट, दिस इज द बेस प्लेट। इस बेस प्लेट के साथ क्या लगे होते हैं, ये देखो, ये लगे हुए टेल फाइबर्स। इस बेस प्लेट के ऊपर लगे हुए टेल फाइबर्स, ये कितने टेल फाइबर्स होते हैं, गिन लो भाई। तीन ये रहे, तीन ये रहे, छह टेल फाइबर्स होते हैं। तो ये याद रखना, नॉर्मली छह टेल फाइबर्स होते हैं। टेल फाइबर्स कितने होते हैं भाई, छह होते हैं। उसके अलावा ये आपको जो पिन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, इस पिन लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं टेल पिन्स। क्या कहते हैं, टेल पिन्स। इन टेल पिन्स का क्या काम है, देखो इन टेल पिन्स का काम है सेल को पंचर करना। इनके अंदर होता है लाइसोजाइम, ठीक है? इनके अंदर होता है लाइसोजाइम, जो कि क्या कर रहा होता है, टेल को ये जो नीचे सेल है इसको पंचर कर रहा होता है, ठीक है? तो इसके अंदर लाइसोजाइम होता है। ये जैसे ही जैसे आप एक गुब्बारे के अंदर क्या डालो, गुब्बारे के अंदर जैसे ही आप जो है वो सुई मारोगे, गुब्बारा फट जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से ये सेल फटता तो नहीं है, बट सेल के अंदर पंचर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, टेल पिन इस्तेमाल करते हैं। तो टेल पिन के अंदर क्या मौजूद है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। क्लियर है भाई।